आज का हमारा अध्ययन का विषय है संधियों के प्रभाव। पिछले लेक्चर में हमने संधियों का वर्गीकरण, संधियों के मीनिंग इत्यादि के संबंध में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि संधियों के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का व्यापक प्रभाव होता है और ये संधियां केवल संधिकर्ता पक्षों को ही प्रभावित नहीं करती है बल्कि दूसरे पक्षों को भी कई बार प्रभावित करती है। संधियों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों ही प्रभावित होते हैं। समझौता करने वाले पक्ष संधि से प्रभावित होते हैं। संधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव इन दोनों पर पड़ता है और जो पक्ष होते हैं वो संधि के प्रावधानों से बाध्य होते हैं और उन्हें जस का तस, जैसा के जैसा क्रियान्वित करते रहना होता है। क्रियान्वित की दृष्टि से संधि के महत्वपूर्ण और गौण दोनों भागों में अंतर किया जाता है। संधि की बाध्यकारी शक्ति उसके सभी भागों पर समान रूप से लागू होती है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसे सद्भावना के साथ में क्रियान्वित करना चाहिए। लेकिन संधि करते वक्त अगर कोई पक्ष किसी धारा विशेष से सहमत ना हो तो हस्ताक्षर करते समय अगर वो सहमत ना हो तो वो धारा उस राज्य पर लागू नहीं होती है। संधिकर्ता राज्यों की जनता पर भी संधियों का प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां हालांकि राज्यों के बीच में होती है लेकिन वो लागू तो राज्यों पर ही होती है। राज्य की जनता से उसका सीधा संबंध नहीं होता है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संधि में राज्य के न्यायालयों, अधिकारियों आदि के संबंध में भी प्रावधान होते हैं और इसलिए वो संधियां उन पर लागू होती है और इन संबंधित राज्यों को इन प्रावधानों को अपने राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्रियान्वित करना होता है और इसका तरीका हर राज्य के द्वारा अलग अलग हो सकता है। सरकार के परिवर्तन का संधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? संधियां केवल समझौता करने वाले पक्षों पर ही बाध्यकारी होती है। यदि किसी संधि से संबंधित राज्य की सरकार अगर बदल जाती है तो नियमानुसार संधि की बाध्यकारी शक्ति जो नई सरकार आती है उस पर भी प्रभाव डालती है। और इसी प्रकार अगर संवैधानिक सरकारें बनी हुई हैं और मंत्रिमंडल बदल गए हैं तो पूर्व के मंत्रिमंडल के द्वारा जो संधियां की जाती हैं उन संधियों को नए मंत्रिमंडल के द्वारा भी स्वीकार किया जाता है और उनको उसकी संधियों के उपबंधों को मानना होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन अगर कोई नई सरकार करती है तो उस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय जगत में साख क्रेडिट अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए ये माना जाता है कि राज्य के द्वारा या सरकारों के द्वारा जो संधियां की जाती हैं उस राज्य के अंदर अगर सरकार बदलती है तो भी वो संधियां लागू रहनी चाहिए। इसलिए सरकार का रूप, सरकार के पदाधिकारी, सिद्धांत, अगर नीति बदल जाने पर भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का स्वरूप कायम रहता है और जिन संधियों में सरकार के एक विशेष रूप की ही अनिवार्यता होती है उस समय सरकार बदलने पर संधियां प्रभावहीन हो जाती हैं। तीसरे राज्यों पर भी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो संधि की गई तो वो उन राज्यों पे क्या प्रभाव डालेगी जो कि इस संधि में शामिल नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संधि करने वाले राज्यों के अतिरिक्त तीसरे राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक संधियों में तीसरे पक्ष को लाभान्वित करने का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया गया था और उसमें ये भी प्रावधान था कि तीसरे जो इच्छुक राज्य हैं वो भी मूल संधि के सदस्य बन सकते हैं और ऐसा अगर वो करते हैं, संधि को स्वीकार करते हैं तो उन्हें समस्त संधि से रिलेटेड कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। नियमानुसार संधि का संबंध केवल समझौता करने वाले पक्षों से ही होता है और तीसरे राज्यों पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही संधियां अपना प्रभाव डाल पाती हैं। तीसरे राज्य अपनी स्पष्ट या अस्पष्ट प्रकृति बताकर संधि के दायित्वों और अधिकारों में बंध सकते हैं।
1903 में संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा के बीच में एक संधि संपन्न हुई थी, जिसके अनुसार पनामा नहर को सभी राज्यों के व्यापारिक जहाजों और युद्धपोतों के लिए खुली रखने का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार से ये संधि 2 राज्यों के बीच में की गई थी, लेकिन इसने तीसरे राज्य को भी प्रभावित किया था। तो जिस प्रकार साधारण संधियां तीसरे राज्यों को कोई लाभ का अधिकार नहीं देती हैं, और उसी प्रकार उनके ऊपर कोई दायित्व भी नहीं डालती है, उनका कोई कर्तव्य भी नहीं होता है। हालांकि समय के अनुसार इस नियम में भी परिवर्तन आता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि संघ को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि गैर सदस्य राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संघ के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। तो इसका मतलब यह है कि कोई राष्ट्र अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न भी है तो भी धारा 2 उस पर लागू होती है, यानी उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संघ के सिद्धांतों को मानना होगा। तो इस प्रकार सामान्य हित की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते तीसरे पक्ष को भी प्रभावित कर सकते हैं, और संधियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न संधियों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी स्वीकार कर लिया जाता है और वे फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंग बन जाते हैं। संधियों की धाराओं के संबंध में मुख्य बात यह है कि जब संधि की जाती है तब उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल होनी चाहिए, जैसे कि संधिकर्ता राज्यों के अध्यक्षों और सरकारों के नाम उसमें होते हैं संधि में, और संधि का उद्देश्य और संधिकर्ताओं के संकल्प का भी संधि में उल्लेख किया जाता है। संधि की प्रमुख धाराएं लिखी जाती हैं या उनको स्वीकार किया जाता है। तकनीकी और औपचारिक विषय या संधि की क्रियान्विति से संबंधित औपचारिक धाराएं, जैसे संधि को लिखने की तारीख, समय, संधि की लैंग्वेज यानी भाषा, विवादों का समाधान, संधि में संशोधन, संधि का पंजीकरण, संधि का ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है वो, और उसकी रक्षा इत्यादि संबंधी जितने भी चीजें होती हैं वो संधि में स्पष्ट की जाती हैं। संधि पर हस्ताक्षर, उनके स्थान और दिनांक को भी औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से संधि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।